नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। हमारे बीच में आज हैं आचार्य सत्यदेव राय साहब और आज उनसे हम किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले उनका स्वागत करना चाहता हूँ। आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। जी। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत और श्रोताओं दर्शकों का भी अभिनंदन। जी, आचार्य जी, आज का जो विषय है जी वो है कि अभी वर्तमान में अगर हम देखते हैं जी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है और उसकी वजह सभी लोग जानते हैं कि जो उन्होंने पहलगाम में किया जी और पहलगाम में जो दुर्दांत हत्याएं उन्होंने की, उसका रोष पूरे भारत भर में रहा लोगों के बीच में, जिसका हमारी सरकारों ने, विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, सभी ने मिलकर के साथ दिया और वर्तमान सरकार ने एक कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की और हम देखते हैं कि हमारे तीनों सेनाओं ने बहुत ही विधिवत तरीके से मेटिकुलसली टारगेट किया उन्होंने और बड़े सही तरीके से उनकी ही भाषा में समझाया भी। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये, जैसे कि बार बार कहा भी जाता है कि ये बदलता हुआ भारत है। भारत कई दशकों से आतंकवाद की गिरफ्त में है और कहीं न कहीं इस आतंकवाद ने बड़े गहरे घाव इस देश को दिए हैं। लेकिन अभी स्थिति जो है पूरी तरीके से, जैसे बोलते हैं कि सर से पानी गुजर चुका है और नाउ देयर इज अ टाइम व्हेन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बड़ा स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अब बात दो टूक होगी और बात होगी आतंकवाद पर और पीओके के ऊपर। आप पूरे इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर भारती जी, अभी का जो अभी की जो स्थिति है जी। वर्तमान में, हम्म, वैश्विक स्थिति की बात कर लेते हैं पहले जी। कि पूरे विश्व की स्थिति क्या है। हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड कहीं भी शांति नहीं है और मनुष्य जब से पैदा होता है जी। तब से उसको चाहिए सुकून, शांति। इसी की तलाश में वो बड़ा धीरे धीरे होता है और आसपास के वातावरण को देखता है और देखता है धीरे धीरे उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं और आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से या सुकून से जीने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है। सो एवरी इंडिविजुअल, हम्म, either individually, personally, or collectively at some level, tries at his level best to create some space or peace. हम्म, और how to achieve that peace? क्या ये मिराज है, क्या ये मृग तृष्णा है, या कभी किसी काल में शांतिपूर्ण स्थिति विश्व में रही होगी? यदि हम देखते हैं पीछे मुड़ के अतीत में इतिहास को और पुराण को, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑल थ्रू देयर हैव बीन टर्बुलेंस एंड टर्मोइल। हमेशा कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटनाएं घटती रही हैं और कहीं न कहीं युद्ध की स्थिति, विनाश तक की स्थिति बनती रही है। किसी काल में ये ज्यादा एक्सेंचुएट हो जाती है जी। तो अभी जो 21st सेंचुरी में हम जहाँ जी रहे हैं, ये कलयुग का अभी ये प्रथम चरण है। कलयुग के प्रथम चरण का मतलब हुआ कि 4,32,000 साल इसकी आयु है कलयुग की।
तो अभी 1,32,000 के अंदर ही है। कितना है जी? तो केवल 51 5,000 और 100 साल अभी महाभारत का 5,100 यानी 5100 वर्ष है। अरे तो अभी 1,32,000 प्रथम चरण का ही बाकी है हमारा, तो 3 लाख 1,08,000 1,08,000 में से तो अभी तो 1,30,000 तो प्रथम चरण में से ही बचा है। सो इट इज टू अर्ली टू से कि the whole world and the whole creation will come to an end, ऐसा नहीं होगा। So we are not doomsayer, हम ये नहीं कहें कि सबका विनाश हो जाएगा। Yes, we will survive। और आपको याद होगा एक बार जब 1964 में चाइना ने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा था द लास्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ विल बी ए चाइनीज मैन, कि हम होंगे सारे यदि पूरे विश्व में। जस्ट इमेजिन हाइपोथेटिकली इन हाइंडसाइट कि यदि अकेले एक चाइनीज आदमी इस वर्ल्ड में जिंदा रहेगा तो क्या करेगा। सही बात। वी हैव नेवर इमेजिन्ड सच थिंग कि हमने 8 को 9 को 10 को 11 को 3-4 एक्सप्लोजन जो किए 1998 में वाजपेयी जी के नेतृत्व, we never told and declared कि last person on this earth will be Indian, Buddha smiles and Indian होगा। We never told to it। हमने करना था, हमने करा, because our motto and our theme of living on this earth is to share the resources of the world। इस वसुधा के पूरे साम्राज्य को सबको इक्विटेबली शेयर करना है, इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम करते। हमारे लिए अयोनिजम परोवेति गणना लघु चेत साम कहते हैं, ये मेरा है ये तेरा है। अयोनिजम परोवेति वो दूसरे ने कहा है, गणना लघु चेत साम, लघु चेत साम माने छोटे नैरो माइंडेड लोगों के लिए है। हमारे लिए तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, हम तो उदार चरित्र वाले, हमारे लिए तो पूरा वसुधा पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो we look at the whole world from the point of view of our family, and when we relate, when I relate to you and I call you, you are my family member, so this is a bonding sort of things। इस बॉन्डिंग को जो फैमिली के लिए होता है, इस बॉन्डिंग के साथ then we will care for each other, एक दूसरे के लिए हम जिएंगे। एक दूसरे का हिस्सा खा के और मार के हम जिएंगे, ये तो मनुष्यता नहीं है, ये तो जानवर का, ये एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट इसको कहते हैं। दूसरे का अपना भी खा लो, दूसरे का भी हिस्सा खा लो। आप कभी भी कोई टुकड़ा डालिएगा ना, 2 कुत्ते होंगे तो आपस में लड़ेंगे वो, और एक चाहेगा को उसको दिया वो भी खा लो, दूसरा का वो भी खा लो। सो दिस इज कॉल्ड डॉग फाइट, इसी को डॉग फाइट कहते हैं। हम उसमें अपने आप को कभी भी नहीं लिप्त करते। हमारा तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम है। अब क्या है, जो 21वीं सदी आई है, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई थी कि हम जब लड़ रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, जिसमें एट द हेल्म कांग्रेस पार्टी थी, उसमें नेता महात्मा गांधी थे, और उनके बाद के जो लोग थे उनके साथ वो लोग भी उसी विचारधारा से सम सॉर्ट ऑफ बुद्धिज्म की लाइन पर चलने वाले थे, नॉन वायलेंस के लाइन पर, और वायलेंस को बिल्कुल टैबू समझते थे। वायलेंस वाज टैबू फॉर देम, कि हम हिंसा करेंगे नहीं, इसलिए हमारा जितना आंदोलन होगा वो अहिंसक होगा, नॉन वायलेंस होगा। लेकिन बड़ा दुखदाई रहा इतिहास की, भारत का जब पार्टीशन हुआ तो इतना ज्यादा ब्लड शेड हुआ कि पूरा ब्लडी रिवॉल्यूशन हुआ, होता तब भी उतना नहीं होता, लाखों लोग मरे। दैट वाज एन फॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। हो गया बंटवारा, उसके रूट में ये था, बंटवारा के मूल में, कि जो जिन्ना थे लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, उनका कंसेप्ट ये था कि इस्लाम एंड हिंदुइज्म कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं चल सकते।
हमारी पूजा की पद्धति अलग है, इनकी अलग है। इसलिए हमें तो अपने लिए एक अलग सी भूमि चाहिए, ए पीस ऑफ लैंड वी नीड फॉर आवर sect, religion or community. And he insisted and he prevailed upon British government, and British government put down to his demand, and the nation was divided. That is a part of history. But thereafter we see they didn't reconcile with only partition of the country. And आपको ये भी जानकारी है कि जितने जनसंख्या के मुताबिक उनके हिस्से में जो कुछ भी बनता था वो सब एक एक इंच नाप के उनको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आचार्य जी, ये तो पूरा इतिहास है, नहीं ये तो पूरा सब किताबें भरी हुई हैं। मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो सोच है वो भारत की है। अब हमारे जो मंत्र भी हैं कि भाई हम पृथ्वी की शांति के लिए, हर चीज की शांति के लिए हम वो करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये हमारी जो संस्कृति है बहुत महान संस्कृति है और बड़े दर्शन पर आधारित है, और जो बार बार ये कहा जाता है कि जो सनातन धर्म और सनातन धर्म की जो मूल्य है तो उनको लेकर के बातचीत हमेशा से रही है और पूरी दुनिया ने इसको माना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन तो यूरोप का कोई लेना देना तो है नहीं। यूरोपियन देशों का वसुधैव कुटुंबकम की थ्योरी तो वो उनकी है, आपकी है ना, उनकी तो है नहीं, बिल्कुल। और ना ही दुनिया के अन्य धर्मों के जो देश है तो उनकी कोई थ्योरी है ये। तो आज के दौर में यथार्थ के धरातल पर इस सोच को लेते हुए चलना, वसुधैव कुटुंबकम की सोच को लेते हुए चलना, और वहां जो है उनका कोई सोच के साथ में लेना देना है नहीं। दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो अपनी सारी कहानी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय सोच का प्रश्न जो है ये बन जाता है यहाँ पे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या हम अपनी भारतीय संस्कृति, विरासत और जो हमारा जो बातें जो कही जा रही हैं क्या उसको लेके चलें, या फिर हम आज के समय में स्मार्ट होकर के जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर ध्यान दें। वो हमारे अपने अंदर के लिए फिलॉसफी ठीक है, लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू फाइट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो फिर वो हमें थोड़ी, मुझे लगता है कि अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए। देखिए डॉक्टर भारती साहब, आपका जो प्रश्न है कि हमारा जो एक उसको माटो कहें या मूल मंत्र कहें, वैदिक मंत्र कहें कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो आज के व्यवहारिक जीवन में जहां सत्ता की लड़ाई हो रही है और जहां ये हो रहा है कि कितना कौन लूट लेगा खसोट लेगा, तो आज के इस प्रैक्टिकल धरातल पर उसके विषय में हम अपने एक आइडियलिज्म को प्रैक्टिकलिटी के साथ कैसे मैच करें। आज प्रैक्टिकल जो है वो है कि जो जीता वो सिकंदर जी, बिल्कुल, और फिर जो ताकतवर माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज जब ताकत की बात आ रही है और ये कंसेप्ट विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम ये प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इस्लाम में पहले फिजिकल ताकत के द्वारा ही, मार काट के द्वारा ही नाम तो इस्लाम रख लिया। इस्लाम का अर्थ होता है शांति, लेकिन शांति की स्थापना के उन्होंने मीन्स क्या अपनाया? मीन्स अपनाया मार काट, फिजिकल वायलेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम अरब वर्ल्ड एंड दे वेंट ऑन टू फायर द होल रीजन अप टू मलेशिया, इंडोनेशिया, और चारों तरफ आग लगा। वो तो विश्व की जो महाशक्ति है अमेरिका। अब हमारे जो उनको हम कहें कि जो अग्रगण्य थे फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता आंदोलन में, महात्मा गांधी जी कहते थे कि इट इज नॉट ओनली द एंड, केवल रिजल्ट ही नहीं हमारा होना चाहिए उद्देश्य, means should also match with the ends, means must define the achievement of end। हम यदि शांति स्थापित करना चाहते हैं तो वायलेंस के मार्ग से, हिंसा के मार्ग से उसको प्राप्त करें, हमें मंजूर नहीं है।
हमें शांतिपूर्ण तरीके से ही विश्व शांति ले आनी। तो ये बड़ा एक आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट था, उसको प्रैक्टिकल आज के युग में तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए 21st सेंचुरी में वो आउटडेटेड हो गया है। जी आचार्य जी, मैं तो ये कहूँगा कि जिस दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब ये विचार रख रहे थे, उस समय पे गांधी जी की उम्र में और भारत के क्रांतिकारियों की उम्र में बड़ा फर्क था। तो एक खास उम्र के पड़ाव पर पहुंचने के बाद जी व्यक्ति शांति की ही बात करेगा, जी 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 और जो व्यक्ति अभी नौजवान है, जिसका गर्म खून है, जी तो वो उस शांति की बात से असहमत हो सकता है, और जो हमारे क्रांतिकारियों के साथ हुआ भी। उन्होंने गांधी जी के एक तमाम विचारों जी। से, एक नरम दल और गरम दल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने असहमति जताई है। देखिए डॉक्टर साहब, ये थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल, जी यदि मैं उसको बहुत सी कम करके कहूँ उसके स्पैन को, कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 1857 से लेके और 1947 तक जो चला, उसमें आप देखेंगे कि एक ही करंट नहीं था। 85 तक जाते जाते अंग्रेजों ने एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए संस्था बना दी जिसका नाम रख दिया कांग्रेस, और कांग्रेस में सभी पार्टी के लोग अपना उसमें आते, और कांग्रेस का मतलब सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन। कांग्रेस कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो कांग्रेस है नहीं। तो वो जो बनाया फॉर द फर्दरेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश रूल को कैसे प्रोलॉन्ग किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, इसके लिए बनाया था। और इसलिए धीरे 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 शेयरिंग और शेडिंग ऑफ सम पावर टू द पीपल वो शुरू किया। वो प्रयोग कुछ दूर तक चला, तब इसमें आ गए जहां वैक्यूम होता है। 1917 में महात्मा गांधी जी आ गए और अफ्रीका से, और फिर इसके बाद वो एक नरम दल वाली बात थी। तो हम आप सब जानते हैं कि थ्रू आउट दैट पीरियड 1917 से लेकर के और टिल 42 45 44 गांधी जी विटल डाउन दी फोर्सेस ऑफ रिवोल्यूशनरीज। कहीं से भी उन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किसी स्टेज पर कहीं किया ही नहीं। वो सोच का, चाहे वो भगत सिंह के फेवर में हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र के फेवर, एंड ही इज कटिल्ड देयर प्लान टू मूव मिलिटरली अगेंस्ट ब्रिटिश पावर। नहीं तो आ गए थे ना, रंगून में थे ही, मणिपुर में खूब, इम्फाल में लड़ाई हुई है, और कौन लोग लड़ रहे हैं? दोनों तरफ से तो इंडियन लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ से ब्रिटिश राज के, दूसरी तरफ से आईएनए के थे, इंडियन नेशनल आर्मी के नेताजी के। तो आर्मी का नाम अलग अलग था, लोग तो एक ही थे ना। पीपल ऑफ इंडिया दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। उसमें जो है गांधी जी आइडियोलॉजिकली वाज डिफीटेड, politically he won and appeared as winner on this scene, but ideologically he was defeated because a lot of bloodshed after the independence took place, before the independence also. आते हैं कि क्या बंटवारा कर देने से एक पक्ष जो अपने को एग्रीव्ड और विक्टिम महसूस कर रहा था, मुस्लिम वर्ग का, जिन्ना के नेतृत्व में, मोहम्मद अली जिन्ना के, क्या उनके ग्रीवांस से समाप्त हो गए पार्टीशन के बाद? पार्टीशन तो इसीलिए किया गया कि वी कैन नॉट लिव टुगेदर एज ए नेशन। सो टू नेशन थियरी वहां से शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो टू नेशन थियरी में एक नेशन जब मुस्लिम के लिए बन गया, बांग्लादेश तो नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो वाज दी प्रॉब्लम और ग्रीवांसेस ऑफ मुस्लिम पीपल और नेशन ओवर? नो, नेवर। वो वहां से अभी भी और भी एग्रेवेट होते चला गया, वहां से और आचार्य जी, मेरा कहना यहाँ पर ये है कि उन्होंने अपना देश की अलग मांग की और अलग देश बनाया। उनकी विचारधारा, उनको अपने तरीके से देश को चलाने का पूरा अधिकार है। मैं कुछ समय पहले अभी अजीत डोभाल साहब की एक मैं स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इतिहास
हमेशा हमेशा शक्तिशाली का लिखा गया है, कभी भी कमजोर का इतिहास नहीं लिखा गया है। हमारे साथ में भी जो हुआ है, जो भी हमारे ऊपर जो शक्ति आक्रमण हुए या जो भी कुछ हुआ, जो पूरा इतिहास है, और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि सबसे बड़ा जो अफसोस का जो विषय है कि हम हमारे अंदर ही कमजोरियां रही जिसकी वजह से हम हारे, और जैसा कि कहा कि हम हमारे अपनों ने ही हमें मारा, जो कि अभी हम कह भी रहे हैं कि दोनों तरफ से सेनाएं लड़ रही थी। तो एक पक्ष तो बहुत पूरी तरीके से क्लियर है। मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या हमें अपनी जो आइडियोलॉजी है, अब नाउ द टाइम हैज कम, बिकॉज अब वर्तमान की बात करते हैं। सरकार अपना काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कर पाए तो वो इसलिए कर पाए कि उन्होंने, उनके पास एक ताकत है, एक शक्ति है, एक माइंड है, उनके पास एक क्लैरिटी है। और हमारी जो सेना जो है वो विश्व की श्रेष्ठ सेना है, और जिन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। ये खेल जो है सारा ताकत का है। लेकिन आम जो भारतीय है, सेना अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही है, क्या जो आम भारतीय है जो छटपटा रहा है इस समय पर, क्या वो अभी भी इस तरह की विश्व शांति की बात करता रहे, या उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपने आप को परिपूर्ण करना चाहिए, या उसको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए हर नौजवान को इस देश के? क्या अपने आप को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको नहीं तैयार होना चाहिए? तो आम जनता जो है या आम नागरिक जो है उसके भी कुछ फर्ज हैं। तो उस पर मैं आपसे विचार चाहता हूं, चूंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी रहे हैं और आपने एज ए जॉइंट डायरेक्टर सेवाएं भी दी हैं देश को। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत के अंदर जो एक सिस्टम बना हुआ था कि एनसीसी वो प्राइवेट एजुकेशन में गायब है, नेशनल सर्विस स्कीम वो गायब है, भारत स्काउट एंड गाइड वो प्राइवेट एजुकेशन में गायब है, क्या सिर्फ हम मशीन छापने की मशीन बनकर रह गए हैं, पैसे छापने की, या हमारे राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 2-3 बिंदुओं को मैं जी आपके लिए कहूँगा, विशेष रूप से निवेदन करूँगा, उस पर ध्यान दीजिए और जो दर्शक श्रोता हैं वो भी ध्यान देंगे। जी अहिंसा अहिंसा हो रही थी, लेकिन वो अहिंसा हिंसा में बदल गई जब पार्टीशन हो गया। जी लेकिन पार्टीशन के बाद भी महात्मा गांधी, ये मैं इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ, सबको जानना चाहिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों को जानना चाहिए, तब भी अहिंसा अहिंसा की बात कर रहे थे। और जो कुछ और बाकी है, ये दे दो पाकिस्तान को, ये दे दो पाकिस्तान को, ये दे दो, ही वॉज ट्राइंग टू बी सीन, ये नहीं कि मैं लिबरल हूँ, ही वॉज ट्राइंग टू बी सीन टू मच लिबरल टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके विरुद्ध, महात्मा गांधी के विरुद्ध एक इस तरह का राष्ट्रीय विरोध उत्पन्न होने लगा कि दैट कल्मिनेटेड इन हिज मर्डर। सो महात्मा गांधी जी जो चाह रहे थे, उनका खुद के उनकी हत्या हो गई, और वो जो देना चाहते थे अपना लिबरलिज्म दिखाते हुए, ये भी दे दो, ये भी दे दो। इसी कॉन्टेक्स्ट में आफ्टर पार्टीशन गवर्नर जनरल उधर वो भी वही है, लॉर्ड माउंटबेटन है, इधर भी लॉर्ड माउंटबेटन ही है, सुप्रीम कमांडर दोनों सेनाओं का। ये तो अजीब बात थी कि उसी के अंडर दोनों सेनाएं हैं, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की भी, और वार भी हो रहा है उसी के अंडर। वेरी वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन है, कैसे बिजार सिचुएशन है। कैसे जनरल करियप्पा का लेटर मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल करियप्पा के लेटर मैंने पढ़े हैं। आई हैव दी good fortune of going through the history and so many files and details in archives and in ministry, क्योंकि मैं डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ। उसमें भी मैं, आप सब लोग जानते हैं कि मैं हार्डलाइनर वाला हूँ, मैं सॉफ्ट लाइनर वाला नहीं हूँ। हार्डलाइनर का अर्थ ये नहीं हुआ कि हर समस्या का समाधान मारपीट से होगा। जी बिल्कुल। बट
If need be, I will not hesitate to use force for settlement of issues. Yes, we must. जिसके पास देखिए, जिस स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का हुआ नहीं है, ये तो महाभारत का है कि वीर भोग्या वसुंधरा. ही एक्सेंचुएटेड. स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वीर भोग्या वसुंधरा का अर्थ होता है कि द रिसोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स विल बी enjoyed by the heroes. It's heroes. हीरो इसका अंदर वीर भोग्या वसुंधरा का मतलब है वसुधा में जितनी भी सामग्री है, जितना भी रिसोर्सेज है, जितनी भी संपदा है, उसका जो हीरो होगा वही इंजॉय करेगा. इट इज नॉट फॉर वीक पीपल. ये जीर्ण शीर्ण प्राचीन वालों के लिए नहीं है, सड़े गले लोगों के लिए नहीं है. जनरल करियप्पा का मैंने 2-3 चीजें, एक आध जो उनका था डिजायर था, ही वांटेड कि एक बटालियन उनके इलाके में, आप यदि गए होंगे बंगलोर के पास उधर पूर्व का इलाका है, माड़ीगेरी आजकल कहते हैं शायद, ब्यूटीफुल इलाका. वहाँ कई जनरल लोग वहाँ पैदा भी हुए हैं, वहाँ बस भी गए हैं, तो मुझे भी उधर जाने का मौका मिला. जनरल करियप्पा साहब चाहते थे कि उनके गांव के पास एक बटालियन बन जाए राजपूत रेजिमेंट का. वो राजपूत रेजिमेंट के थे. तो हमारे को लेटर लिखा उन्होंने, क्योंकि आई वॉज डीलिंग विथ लोकेशन ऑफ वेरियस यूनिट्स, तो अप्रूवल तो अल्टीमेटली चीफ से होना था. आई मेड आउट ए नोट फॉर चीफ अप्रूवल, और वो हो गया. मैं जनरल करियप्पा को इसलिए कोट कर रहा हूँ कि जनरल करियप्पा रोट ए लेटर टू महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जी को जनरल करियप्पा साहब ने, द देन कमांडर इन चीफ और चीफ ऑफ आर्मी, रोट ए लेटर. क्या लिखा? महात्मा जी, रोज रोज आप अहिंसा पर प्रवचन करते चल रहे हैं, तो हम आर्मी को बंद कर दे दुकान. Where does your non-violence stand in our scheme of these things? We are maintaining such a large army. क्या के लिए? ये अहिंसा के लिए आर्मी नहीं है, रक्षा के लिए, ये रक्षा के लिए है. उन्होंने लिखा कि आप बताइए महात्मा जी कि आपके अहिंसा में हमारी आर्मी कहाँ है, क्या हम बंद कर दें? तो सबको पता है कि महात्मा गांधी was never clear in his vision. He didn't know what sort of this nation will be established. कैसे डेमोक्रेटिक नेशन बनना है, कैसे स्ट्रॉन्ग. He was not interested in having a strong nation. उनको सिर्फ, क्योंकि वो तो क्लीव थे ना, तो उनके अंदर क्लीवता थी. He didn't believe in it. यदि रामचंद्र जंगल में गए हैं और भरत जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? क्या पूछा राम ने? ये थोड़े पूछा कि कौन कैसे है, क्या हो रहा है. भरत, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विथ अयोध्या? यू आर हियर. इज देयर एनी रिबेलियन इन द आर्मी? क्या आर्मी में कोई विद्रोह हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन. Let us have a strong army. That was the message. That was the message from Lord Ram. अपने भाई को पूछते हैं, क्या उनको वेतन नहीं मिल रहा था? क्या पैसे की कमी हो गई है तुम्हारे साम्राज्य में? क्या बात हो गई है? क्यों तुम यहाँ आ गए हो मेरे पास? You couldn't handle your army. A king must have a strong army to survive and ensure survival of his subjects. अपने प्रजा के सर्वाइवल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी. Throughout the mythological periods and history, we have seen history is what is history? History is history of war. और जो जीतता था वार वो वीर हो गया वसुंधरा. तो ये राम का स्ट्रॉन्ग मैसेज था. We must have a strong army. If we have to preach peace, we must have the face violence also. 2 बार कल से आज तक कह चुके हैं हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी. उन्होंने धर्म पूछकर मारा पहलगाम में, और हम उनका कर्म देख के मार रहे हैं. हमारा धर्म पूछा है,
हम उनका कर्म देख के मार रहे हैं। धर्म को समझना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। दो जगह भगवान धर्म को हटाते हैं। जालंधर के प्रसंग में, जालंधर के प्रसंग में वृंदा का सतीत्व हरण किया। वो जानते थे कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं, और क्योंकि वृंदा जो है जालंधर की पत्नी, वो पतिव्रता है, वो मुझे अभिशापित कर देगी, अब मैं उससे बच नहीं सकता। अभिशापित कर दिया उसने कहा जालंधर तो अधर्मी था, आपने उसको तो मार दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था कि मुझे विधवा कर दिया आपने? मैं विधवा हो गई, मैंने कुछ आपका बिगाड़ा था? वो चाहे लूचा था, लफंगा था, टूचा था, कोबी था, इससे मेरे क्या? भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, तुमने अपने धर्म का पालन किया, पातिव्रत्य का पालन किया, मेरा काम धर्म तो बिगाड़ना नहीं था। लेकिन जो धर्म किसी बड़े अधर्म के लिए कवच बन जाए, उसको मैं 1 मिनट में दूर करता हूं। तुम्हारा धर्म जो है जालंधर को मरने नहीं दे रहा था, और उसके सारे कुकर्मों के लिए तुम्हारा धर्म जो है कवच बन गया था। इसलिए मुझे सबसे पहले इस धर्म को काटना था, कि जब तक तुम्हारा धर्म का क्षय नहीं होगा वो मरेगा नहीं। हमने इसलिए धर्म को वहां से, हम धर्म को भी खत्म करने में विलंब नहीं करते हैं। हायर स्टेज में ली जाएगा, त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यान्वितम त्यजा। धर्म और धर्म कुछ नहीं होता है जब वहां जाते हैं तब। अब ये कम पढ़े लिखे लोग तो ठीक है, राजनीति में जितना इनको एवरेज जानकारी चाहिए उतना ही है, लेकिन जहां तक विशेषज्ञता की बात है तो वहां तो हमारे जैसे लोगों को तो कंसल्ट किया जाता है ना। दैट इज व्हाई वी आर हियर। हम कभी भी नहीं इस तरह संकोच करेंगे। यदि कोई भी अधर्मी का अधर्म किसी धर्म की आड़ में पनप रहा हो, वी विल नॉट अलाउ। आज 21वीं सदी का भारत है। आज लोगों को हमारे मिलिट्री पावर का पता नहीं है। आपके ट्रंप जी ने अनाउंस कर दिया कि आई हैव ब्रोकर्ड पीस बिटवीन द 2 वारिंग कंट्रीज। मैंने इसमें मध्यस्थता की है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट। अभी वार हुआ नहीं, आप कर क्या रहे थे? हमारे यहाँ तो अभी कोई इमरजेंसी लगी नहीं है, हमारे यहाँ तो लाइफ एज यूजुअल है, जैसे चलता है। वार कहाँ लगा है? हमारी तो आर्मी अभी उतरी नहीं है, हमारी आर्मी तो अभी बैरक्स में है। अभी तो थोड़ा सा फुलझड़ियां अभी देखे हैं, अभी तो वायुसेना नहीं काम तो किया। आपने इसमें कौन सा ब्रोकर कर दिया? और जब उनको पता चल गया कि उनकी इस स्टेटमेंट का कोई टेकर नहीं है, या तो दूसरे दिन अभी बदल दिए अपने भाषण कि जी हमारे कहने का ये। देखिए, अब जब झूठ बोलेंगे तो आपको बात बार बार बदलनी पड़ेगी और फिर आप पकड़े जाएंगे। आज कोई पूछे स्कूल में जाके या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में कहीं भी जाके, हु इज द टॉलेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ? देयर इज ए पोजर, हु इज द टॉलेस्ट पर्सन? Natural people call Trump is the tallest person on the earth. The mightiest army is at his command. The wealthiest nation is at his command. So he is the tallest person. But the tallest person, he speaks untruth. He has to fall. गिर जाएगा। पूरे विश्व ने देख लिया कि अपने वचन से गिर गया, दूसरे दिन निगल लिया, थूक के चाट लिया। क्या चाटे? कहती नो नो नो, आई हैव नॉट ब्रोकन। देन हु आस्क्ड यू टू टेल आई हैव ब्रोकन? और ये किसने दिखा? हमारे देश के जो सत्य को निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, सत्यमेव जयते कहते हैं, और नान्यथम, उन्होंने कहा कि यू विल हैव टू रिट्रैक्ट योर स्टेटमेंट, एंड ही रिट्रैक्टेड। हु इज विक्टोरियस? लोगों को पता नहीं करे कि मोदी जी ने क्या। हाँ हाँ, आप देख रहे हो हाउ मोदी इज कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द नेशन एंड द वार। आपने कभी देखा? आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का युग है, 21st सेंचुरी। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। फॉर द लास्ट 15 days आफ्टर 22nd April पहलगाम, we have been watching, the whole nation is, everybody is watching that Modi ji at his residence, in his office, in parliament, everywhere he is cheering, he is having a meeting with chief of defense staff,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, external affairs minister, and then secretary. So everyone is at work and briefing the media through various modes. What is secret about it? What are you interested in? What else you want? I want to ask my that 11 parties group leaders. It is a case of tricolor flying very high, and you are carrying forward with your party flags. Idiots, rascals. They don't have any business in modern India. मॉडर्न इंडिया का नौजवान जानता है कि मोदी जी क्या कर रहा है. एवरी डे ही इज होल्डिंग ए मीटिंग showing to the whole world, not people living in Rajdhani and capital. The whole world sees what Modi is doing. He is sitting and he is presiding over one meeting on the other, starting in the morning at 7-8 o'clock, ending at 11 at night. आप क्या चाहते हैं मोदी जी से? कैसी ट्रांसपेरेंसी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी मोदी जी ने कहा कि अभी तो ये शुरू हुआ है, ये ट्रेलर है. कल राजनाथ सिंह जी ने भी कहा जरूरत पड़ी तो हम फिल्म भी दिखाएंगे. ये भी कहा है, दिखा देंगे, फिल्म भी वो दिखा देंगे. विपक्ष की थोड़ी सी बात ले ली जाए आचार्य जी की. विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को बीच में ये वॉर रोक दिया और इसमें ये हो जाना चाहिए था और युद्ध जो है पूरा लड़ लेना चाहिए था और इससे सेना का मनोबल जो है वो कम हो गया. तमाम तरह की विरोध की बातें भी नजर आ रही हैं. इनकी कोई सोच समझ है या ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बोलने के लिए इनको बोलना है? देखिए, इनका कोई एजेंडा तो है नहीं. इनका तो एजेंडा है टू क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट, व्हाटएवर इज हैपनिंग. अच्छा, इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दे आर नॉट एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स. सब कोई चाहते हैं कि मैं ही प्रधान रहता तो अच्छा है, मैं जैसा चाहता वैसा होता. आपने क्या किया? आपका तो इतिहास बताता है कि यू हैव डन नथिंग. 65 का वार हो, 48 का वार हो, 48 का वार हुआ तो आपने पीओ के दे दिया और 65 का वार हुआ तो जाके ताशकंद में कर दिया वाटर डाउन एवरीथिंग. 71 का शिमला में कर दिया. तो आपने तो हमारे मिलिट्री विक्ट्री को आपने तो डिफीट में बदल दिया पॉलिटिकल. ऑल थ्रू यू हैव बीन लूजिंग द गेम ऑन द डेस्क. आपने किया क्या है आज तक का? तो ये बताइए. कुछ तो किया नहीं. आज जब हम कर रहे हैं, नाक में नकेल डाल रहे हैं अपने एडवर्सरीज के, अपने एनिमीज के, अपने ऑपोजिट कंट्री के, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए ध्यान रखिएगा. सबसे पहले आप देख रहे हैं उनके जो रावण के ग्रुप के थे ना, 2 जने आए थे राम जी के ग्रुप में स्पाइंग करने के लिए. पढ़िएगा तो ध्यान आ जाएगा. उसमें आए थे तो वो पकड़ा गए. किधर है तो उनके बड़ा दुर्गति करने तो राम जी ने छुड़वा दिया कि जाके कहा बताएगा. हमारे यहाँ बहुत सारे पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं. ये नहीं कि पाकिस्तानी नागरिकता वाले उनको तो आप निकाल देंगे कि उनका वीजा एक्सपायर हो गया, दे शुड बी थ्रोन आउट. लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं, जो नेचुरल सिटीजन है हमारे, लेकिन वो प्रो पाकिस्तानी है. और मोस्ट ऑफ द 11 जो थीफ्स हैं, ये सब तो क्रुक्स हैं, उनमें के ज्यादा पाकिस्तानी के सिंपैथाइजर्स हैं. दे शुड बी टेकन केयर. क्योंकि ये कोई भी, ये इसलिए कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की मीटिंग कर लीजिए, ये इसलिए कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग कर लीजिए, इसलिए कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग के लिए. क्यों? कि कुछ भी हमारे को इनमें से हाथ लग जाए, कोई सीक्रेट जो हम अपने पाकिस्तानी मित्रों को पहुंचा दें. मैं तो यहाँ से बात कर रहा हूँ, पहुंचाइए ना अपने पाकिस्तानी मित्रों के. मेरे पास माइट है कि वी कैन रन देम ओवर विद इन नो टाइम. जी आचार्य जी, जो विपक्ष है तो इनका जो प्रेम है पाकिस्तान को लेकर के, तो इसकी कोई खास वजह है या ये चाहते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ उसमें अपनी भूमिका निभानी ही है, या कोई गहरी वजह है इसकी? देखिए डॉक्टर साहब, विशेष तो है. विशेष ये है कि प्रजातांत्रिक शासन में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विशेष रूप से जनता के वोट से जो जीत के आएगा जनप्रतिनिधि,
वही शासक वर्ग का होगा, वही सत्ता संभालेगा। तो इन सब जितने 11 लोगों को आप देख रहे हैं, जिनको आप एंटी नेशनल फोर्सेस कह सकते हैं, व्हाई दे आर यूनाइटिंग टुगेदर इज कि हमें किसी तरह से सत्ता हाथ लग जाए। उनको आपके नेशनल पावर से, राष्ट्रीय शक्ति से उनको कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का एक ही, जैसे गिद्ध दृष्टि होती है ना, तो वोट पर दृष्टि होती है कि वोट बैंक कैसे हम ज्यादा ले लें। और ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो है, प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि कौन ले लेगा मुसलमानों का वोट जो इंडिया में रह गए हैं। वो कभी 10-12 करोड़ थे, आज 20 करोड़ हो गए। तो 20 करोड़ मुसलमानों का जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको विच पार्टी विल बी सीन एज हेल्पिंग देम एंड एडवोकेटिंग फॉर देम, और उनके प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्योंकि 20% वाले को तो उतना शेयर मिल नहीं रहा है, उनके लिए कहीं कोई रिजर्वेशन तो रखा नहीं है। अब वो कैसे आएगी? तो जितना हम उनके बारे में बोले, जैसे ममता बनर्जी कर रही हैं मुसलमानों की तरफदारी, उसी तरह से अखिलेश जी कर रहे हैं, उसी तरह से उधर स्टालिन जी कर रहे हैं, इधर से राहुल जी कर रहे हैं। सो ऑल दिस सो कॉल्ड और तथाकथित ये राजनेता लोग, राष्ट्रीय स्तर, क्या इनका राष्ट्रीय स्तर, ये तो गांव के पंचायत के बराबर भी नहीं है। इन लोगों की क्या पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, कुछ अनुभव भी नहीं है, और कुछ पर्सपेक्टिव नहीं है, आगे की सोच नहीं है। तो आप करेंगे क्यों लगे हुए आगे की सोच ये कि सत्ता कैसे मिल जाएगी, तो केरला में कैसे मिल जाएगी, और तमिलनाडु में कैसे मिल जाएगी, कर्नाटक में कैसे मिलेगी, थोड़ा पैसा का दोहन कर लेंगे और मौज मिला करेंगे, इतने के लिए है। जी, आपने विजन की बात की आचार्य जी। अभी एक कांग्रेस के एक नेता है, वरिष्ठ नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक विशेष धर्म को दर्शाता है। तो क्या होना चाहिए था, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन की बात करना चाह रहे थे वो? देखिए, आप जब कोई ऑपरेशन होता है, इसको मिलिट्री भाषा में कैंपेन कहते हैं। जो कैंपेन होता है मिलिट्री कैंपेन, तो उसका नाम देते हैं। जैसे श्रीलंका में हमारी फोर्सेस गई थी, तो उसका नाम ऑपपॉन रखा था। ऑपपॉन का मतलब जैसे हनुमान जी गए थे ना, वो भी एक ऑपरेशन में गए थे, उसी तरह से हमारी आर्मी गई थी ऑपपॉन में, ऑपरेशन पवन। उसी तरह से किसी का नाम ऑप पराक्रम रख दिया, किसी का नाम रख दिया ऑप विजय रख दिया, किसी का नाम ऑप मेघदूत रख दिया। तो जितनी लड़ाई हुई है सबका अलग अलग नाम रखा है। पाकिस्तान वालों ने ऑप टोपाज, ऑप जिब्राल्टर और क्या क्या सब नाम रखा अलग अलग। इससे जैसे हर एक रेजिमेंट की एक वार कराई है, जयकारा बोलते हैं। जैसे बिहार रेजिमेंट है तो वो कैसे अटैक करता है, वो भवानी की जय बोल कर नहीं करता है, बोले 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 बजरंग बली की जय। ये बजरंग बली की जय बोला तो ईच एंड एवरी बिहार रेजिमेंट फुल फोर्स बजरंगी जल से लगता है कि वो हनुमान हो गया। उसी ने गलवान घाटी में बजरंग बली की जय जहां बोला, उसके बाद जब मारना शुरू किया तो चाइनीज लोगों को कर दिया ना धराशायी, मार के। ऐसे गोली वोली नहीं चली थी, मार के, जिसमें मारा छाती पर बैठ गया, उसके दांत तोड़। तो ये वार क्राई जो होता है, उसी तरह से ऑपरेशंस का नाम भी दिया जाता है, सुटेबल विद द एक्शन और एम। लास्ट सवाल आचार्य जी आपसे कि ये तो चलिए सारी चीजें हो गई हैं, अभी ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन 2 भी फेज आएगा, और आवश्यकता पड़ी तो उसके आगे भी, जैसे कि आपने कहा कि पिक्चर चलेगी। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये तो रक्षा मंत्री ने कहा जी, कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो पूरा फिल्म चलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ से भी कुछ ऐसे सेंटेंस आए हैं जी, कि उन्होंने तो शुरुआत की है तो अभी सिंदूर लगाया है जी, तो सिंदूर के बाद का जो कार्यक्रम होता है जी, जी, अब वो पाकिस्तान करेगा जी, जी, ऐसा उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। तो ये सिर्फ क्या बतौलेबाजी है, या विश्व ने पूरे देख लिया है कि भाई अब जो, देखिए, एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन होता है,
एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन होता है, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होता है। कई तरह से युद्ध की प्रणाली है आज के डेट में। आज के डेट में एक साइबर वारफेयर हो गया है, जो साइबर के स्पेस में हो रहा है। अभी जो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है। हमारी मिलिट्री ने, मिलिट्री मीन्स तीनों, हमारी मिलिट्री ने उनको दिखा दिया कि तुम्हारे जितने इक्विपमेंट हैं उड़ने नहीं देंगे, हम वहीं जाम कर देंगे। सबसे पहले प्लेन भेज के उनको ब्लफ किया, डेमी भेज के, और उसके बाद तड़ातड़ तो देखिए ना उसका एयर मार्शल क्या कर, हमको पता ही नहीं चला है भाई 1 आया 2 आया 3 आया। यहाँ कहा कि हमने तो 15 से आपके 11 एयरबेसेस ध्वस्त कर दिए। उन्होंने कहा कि हमने भी ध्वस्त किए हैं आपके। तो बताया जिसका नाम कि हमने आदमपुर का ध्वस्त कर दिया है, भूज का ध्वस्त कर दिया है, हमने आपका अमृतसर का जो आदमपुर है वो करा है, जम्मू का कर दिया, उधमपुर का कर दिया। तो ये जो रक्षा मंत्री जी जो घूम रहे हैं या प्रधानमंत्री जो घूम रहे हैं, जिस दिन सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी हुई, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी नहीं है, सीज फायर नहीं है, अभी तो वार ही डिक्लेयर नहीं हुआ। वार डिक्लेयर कैसे होता है आप जानते हैं ना, एक वार बुक है, हमारे यहाँ वार बुक है होम मिनिस्ट्री में रखा हुआ, जिस पर साइन किया जाता है कि वार डिक्लेयर हो गया। तो उसके बाद क्या क्या किया जाता है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, वहाँ उनके यहाँ हुई होगी, हमारे यहाँ तो वार डिक्लेयर। डिफेंस मिनिस्ट्री में फिर सारे कलेक्टर को ऑर्डर कर दिया जाता है, फिर सारे कमिश्नर को ऑर्डर, सबको ऑर्डर कर दिया जाता है, इमरजेंसी हो गई, जो फालतू बोलेगा उसको लेकर अंदर कर देगा। तो हमारे तो वार अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ। अभी तो केवल इतना सा जो कह रहे हैं ना कि ट्रेलर दिखाए हैं, वो भी एयरफोर्स का दिखाया हुआ है, 2-4 ऐसे मिसाइल छोड़ा है। अभी हमारी मिलिट्री का माइट तो उन्होंने देखा नहीं, जब तीनों फोर्सेस को इंटीग्रेट करके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को एक बार एक थ्रस्ट में चलेगा ना अभी कोर, वो तो उन्होंने देखा नहीं। तो दे विल रन ओवर एंड रीच लाहौर एंड रावलपिंडी। अभी तो वहां हिलाया है ना, भूकंप मचा है, अभी रात भर सोते नहीं है उसी भूकंप की वजह से। अभी तो उन्होंने वो नहीं देखा कि जब मिलिट्री मार्च करेगी एक साथ, तो फिर इसीलिए कहते हैं कि तो फिल्म दिखाना बाकी है, वो उनके पास नहीं है ना। ये ट्रंप जी इसलिए डरे हुए हैं कि ट्रंप के प्लेन यहाँ मार के गिराए गए हैं, और चाइना के मार के गिराए गए हैं मिसाइल, और तुर्की के। हमारे मिसाइल का कोई तो आप बताओ ना कि मार के गिरा, हमारे मिसाइल तो आपके यहाँ ठोके हैं वहां सैटेलाइट में। दूसरी बात, एक बात आपको और बताया, हमारी जो साइबर में जो हमारी पावर है वो हर किसी के पास नहीं है, न चाइना के पास है, न अमेरिका के पास है। हमने जो 10 सैटेलाइट्स को हमारे इसरो ने ऊपर से एक साथ बीमिंग किया था, और इनकी इतना 1 फीट का डिफिनेशन का दे रहे थे वहां से रेजर का सिग्नल कि मारो, और तब यहाँ से जाके हमारे S-400 ने मारा वहां जाके उनको, वही निशाना पर जहाँ पर, और ये पूरा इमेजरी चल रहा था। इस हर किसी को थोड़े समझ में आएगा कि जो लखनऊ में बना है कैसे ये टेक्नोलॉजिकल इमेजरी को कैसे सैटेलाइट से मिलाएंगे जो ब्रह्मास्त्र के साथ, किसको समझ आएगा कि जैसे वहां से इमेज आएगा वहां से फायर होगा। ये सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, हर किसी के पास नहीं। ये तो इसलिए डरे हैं ट्रंप की वहां के कॉर्पोरेट लीडर्स करें कि हमारा हवाई जहाज ही नहीं कि बिकेगा, अपने तो F-16 को पिटवा दिया। ये चाइना वाले डरेगा, हमारे से पूछा नहीं तूने सीज फायर करा दिया, हमारा तो FS-17 को पिटवा दिया। अरे भैया वो पिटवाया तो उससे जगह पूछो को क्यों पिटवा, तो उसको गाली दे रहे हैं पाकिस्तान को, कहने से तुमने बड़ा खराब काम किया। अब हमारे यहाँ कह रहे हैं कि अभी तो आपने ब्रह्मास्त्र देखा है ब्रह्मोस के फॉर्म में, अभी भार्गवास्त्र बन रहा है जो परशुराम ऋषि जी ने बनाया था ना, उनके पास जो अस्त्र था जो वो चलाते थे, तो भार्गवास्त्र अभी बन रहा है, और भार्गवास्त्र बनेगा तो आप देख लीजिएगा। नहीं, भार्गव बन नहीं रहा है, उस पर काम हो रहा है, वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज। तो ये जहाँ इस पर रोक लगाया जाएगा ना, वो तो सरकारें गई, उनका दिन भी बीत गया, दे हैव नो रोल, क्योंकि उनके पास पर्सपेक्टिव नहीं। हियर इज ए लीडर इन Narendra Modi who has a vision how my military might will be, how will be my air force, how will be my army, how will be my navy, how will be my people, how will be my society. After all,
लड़ने के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं। वी आर नॉट वार मॉन्गरिंग पीपल, वी आर नॉट वार मॉन्गरिंग कंट्री और नेशन। वी बिलीव इन पीस, पीस ऑन आवर ओन टर्म्स। ओन टर्म्स का मतलब हम अपने शर्त पर अब शांति मांगेंगे। अभी तक तो आपके शर्त पर हम चल रहे थे, अब हम अपनी शर्त पर आपको बुला रहे हैं, आइए यहाँ पीस के। बता दिया इन्होंने कि हम 2 शर्त पर आपसे बात करें, वार्ता होगी। इसीलिए सीज फायर नहीं है, कहा कि इट इज पॉज। लोगों को समझाना पड़ेगा कि पॉज का मतलब है कि अल्प विराम। पॉज मैंने अल्प विराम, वो पॉज हटा दिया तो फिर शुरू है। सीज फायर नहीं है, ये पॉज है। किसके लिए? आप कह रहे हैं कि छोड़िए हम आ रहे हैं, तो आप घुटनों के बल आइए और बताइए कि पीए को हम ले लेंगे और इतने हमारे 10 आतंकवादी हैं, हैंड ओवर करिए, तब हमारे साथ आइए, बात करिए। नहीं तो 18 तारीख के बाद फिर आपको रेल बनाएंगे। और जहां तक बात रही आपके इकोनॉमी को, तो आपको तो हम ऐसे रगड़ देंगे, मैं समझ रही है कि आपकी इकोनॉमी क्या करेगी। इस बार किस किस का भ्रम टूटा है? भ्रम टूटा है पाकिस्तान का, उससे भी ज्यादा चाइना का, उससे भी ज्यादा अमेरिका का कि भाई हम तो अपने को पहलवान समझ रहे थे कि इस विश्व के सबसे बड़े हम ही पहलवान, यहाँ तो हमारे सारे हथियारों को ठोक दिया इन्होंने, मिट्टी में मिलाया भूसा कुछ नहीं है। इसीलिए अपने टर्म्स पर बात करेंगे। आप जल्दी से आ जाइए, पीए को सरेंडर करिए और 10 जो वांटेड हैं हमारे उनको करिए, और उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या बात करें, एनीथिंग अदर। तो और आप इतना जल्दी मत सोचिए कि आप आएंगे कि हमारा सिंधु का जल और सतलज चनाब का सब जल आपको रिलीज कर दिया जाएगा। आपके लिए नहीं है, हमारे लिए। और जब चाहेंगे तो थोड़ा आपको दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। और जब हमारी मर्जी होगी, हमारी मर्जी को दे देंगे। बिना डेटा शेयर किए हम पानी भी। अब आपने देखा कि वो बिलावल भुट्टो कितना चिल्ला रहा था कि खून बहेगा पानी की, पानी के साथ ओ मिमियार है और घियार है क्या? नहीं हो रही। जी आचार्य जी, मुझे लगता है कि इसीलिए ये नए भारत की कहानी है और नया भारत अपना एक इतिहास लिख रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस विषय पर आपने चर्चा की और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी कई बातें समझी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी वासी जी, और दर्शकों का भी, श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।